जी टिंग्यू के उस एक सेंटेंस में हे जाओ वो टूट गया। बस उस एक सेंटेंस के साथ हे जाओ के आंसू तुरंत बहने लगे, बिल्कुल आवाज के बिना। सिर्फ उसके अपने हार्ट बीट का शोर उसके कानों में गूंज रहा था। उसके सामने सब कुछ ब्लर हो गया। सनसेट, वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बोनफायर की आग, सब बैकग्राउंड बन गए। सिर्फ सामने खड़ा जी टिंग्यू क्लियर था। उस पर जैसे एक डस्क फिल्टर चढ़ा हो, नशे में भी चमकता हुआ सितारे जैसे। हेजाओ ने उसे ऑलमोस्ट ग्रीडीली देखा। उसकी पतली उंगलियां, उसकी नैरो वेस्ट, बैक लेदर सीट पर बैठा हुआ वो कॉन्फिडेंट कर्व और वो रोमांटिक अनरिस्ट्रेन्ड फेस जिसे हेजाओ ने पिछले जन्म में सिर्फ एक ही बार देखा था। उसका दिल जैसे रुक गया हो, माउथ और नोज पर जैसे गीले कागज चिपक गए हो। चाहे जितनी कोशिश करे, सांस ही नहीं आ रही थी। और जब लंग्स एक्सप्लोड होने वाले थे, अचानक जैसे वो कागज हटा दिया गया हो, एयर एकदम से पागलों की तरह उसके अंदर घुस गई। ये फीलिंग थी जी टिंग्यू को देखने की, रीबॉर्न होने की फीलिंग। फ्रोजन टाइम जैसे फिर से चलने लगा। स्नोफ्लेक्स और हल्की रेन आसमान से गिरने लगी और दोनों के आईलैशेस पर बर्फ का जैसे पर्दा ही बन गया। जी टिंग्यू ने अपने सामने खड़े इस अजीब अल्फा को देखा। वो बिल्कुल यहाँ का लगता ही नहीं था, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। फेस हैंडसम, शार्प, फ्रीजिंगली कोल्ड, पर एक्सप्रेशन इतना टूटा हुआ, इतना डेस्परेट, जैसे पूरी बॉडी फेट के बोझ से ढकी हो। पता नहीं क्यों जी टिंग्यू का दिल एक पल के लिए खिंच सा गया। हल्का सा पेन महसूस हुआ। उसकी आईलैशेस पर जमी बर्फ पिघलकर पानी बन गई और उसकी आंखें बारिश भरी झील जैसे लगने लगी। हेजाओ को लगा इस जिंदगी का सारा फेट बस इन्हीं आंखों से उग रहा है। जी टिंग्यू ने पूछा, क्या मैं किसी की याद दिलाता हूँ? तुम बहुत उदास लग रहे हो। हेजाओ की आवाज बेयरली स्टेबल थी। बोला, मैं अपने लवर को ढूंढ रहा हूँ। जी टिंग्यू ने फोन निकालते हुए पूछा, मिसिंग है? फोटो दे दो, मैं किसी को बोल देता हूँ नजर रखने के लिए। नहीं, लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। हेजाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी भीगी आंखों में एक ऑलमोस्ट क्रेजी ऑब्सेशन सा चमक रहा था। जी टिंग्यू वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल ब्लैंक। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो शायद वो एम्बैरेसमेंट में उसे पंच ही मार देता, पर जब ये वर्ड्स इस आदमी के लिप्स से निकले तो ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल के साथ हल्के से खेल रहा हो। क्या ये उसकी आंखों के रंग की वजह से है? उसकी आंखें इतनी साउलफुल क्यों लग रही हैं? उसकी आंखें जैसे कोई जेमस्टोन जो अपने अंदर एक उदास कहानी छुपाए हुए हो। और जब ये लुक उसकी हॉर्स आवाज के साथ मिलता तो उसके हर लफ्ज एक खूबसूरत लव पोयम बन जाते। जी टिंग्यू ने अपने दिमाग में उसके लिए एक सीन भी बना लिया था। शायद एक मिक्स्ड रेस मेल एक्टर, स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ, वेस्ट फ्रीशिया के किसी बारिश भरे हरे ग्रास वाले टाउन में, ग्रे ग्रीन फिल्टर के साथ एक ट्रैजिक लव मूवी शूट कर रहा हो और सामने खड़ा आदमी उस सीन का हीरो होता। प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी बहुत ज्यादा विडोड लगता है, इसलिए ये ट्रेजेडी लग रही थी। क्योंकि वो इतना विडोड दिखता था, जी टिंग्यू ने जब उसे पहली बार देखा था तो जेन्युइनली लगा था कि इसकी बीवी शायद अभी अभी मर गई है। अब सोचता हूँ, क्या ये सिर्फ फ्लर्टिंग का तरीका था या मैं सच में फंस गया? TSK, जी टिंग्यू को थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई, बिल्कुल उस कैट जैसा जो जमीन पर दबा दिया गया हो। फाइट करने की पावर नहीं, पर ईगो फिर भी हार मानने को रेडी नहीं। उसने उंगलियां उठाकर वी शेप बनाए, आदमी के चिन को होल्ड किया और फ्रिवोलियस टीजिंग टोन में बोला, तुम्हारी आंखें सेक्सी हैं, मान लेता हूँ, पर मुझे साल में डजन बार हिट किया जाता है और तुम सबसे ज्यादा ओल्ड फैशन हो। उसका मतलब क्लियर था कि बस करो और यहीं रुक जाओ। पर हेजाओ का जो अगला मूव आया वो जी टिंग्यू के कैलकुलेशन में था ही नहीं। हेजाओ ने हल्का सा हेड टिल्ट किया और अपना चेहरा सीधा जी टिंग्यू की पाम में प्रेस कर दिया। उसकी आंखें और ज्यादा भीग गईं। एपेंस एडम धीरे धीरे मूव हुआ, इतना कॉन्शियस, इतना ग्रीडी, जैसे वो इस एक टच को सालों से तरस रहा हो। बोला,
अगर तुम्हें मेरी आंखें पसंद है तो मैं उन्हें सिर्फ तुम्हें देखने के लिए रख सकता हूँ। उसकी आवाज स्नो कैप्ड माउंटेन जैसी ठंडी और सेलो के दर्द भरे सुर जैसी गहरी, सेक्सी, डेंजरसली चार्मिंग। जी टिंग्यू ने मन ही मन गाली दी। उसका दिल फिर लगा जैसे फिर से किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो जैसे। छोड़ दो। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। अगर जीत नहीं सकते तो रिट्रीट करो। हर बार बिल्ली बनकर दांत नहीं काट सकते ना, कभी कभी डिग्निटी भी बचानी होती है। अच्छी बात ये थी कि हे जाओ ने इंसिस्ट नहीं किया और तुरंत हाथ हटा लिया। पर जी टिंग्यू ने नीचे देखा। उसका लेफ्ट हैंड, जिस हाथ में उसने फोन पकड़ रखा था, अभी भी बंधा हुआ था। बोला, दूसरा हाथ भी? डैम इट, इस बार तो उसका गार्ड बिल्कुल ही डाउन था। उसके दोनों हाथ कब बंध गए पता ही नहीं चला। हे जाओ ने स्माइल की और बिना कुछ कहे उसे भी छोड़ दिया। बस हाथ छोड़ते वक्त उसकी फिंगर टिप्स गलती से जी टिंग्यू के व्रिस्ट के छोटे से राउंड बोन को टच कर गई। जी टिंग्यू ने फील किया पर डिसाइड किया इग्नोर करेगा, नहीं तो कौन जाने ये आउटरेजियस आदमी आगे क्या बोल दे। उसे बर्दाश्त नहीं होता कोई उसे ऐसी आंखों से लव पोएम्स पढ़े। जी टिंग्यू बाइक से उतरकर सीधा वहां से चल दिया। मुझे लूट लिया गया था। हे जाओ की आवाज उसके पीछे से आई। इसमें मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी ना किया है। जी टिंग्यू खुद भी नहीं जानता क्यों, पर वो रुक गया और पलट गया। उसने पूछा, कहाँ लूट लिया? हे जाओ उसे कामली एक्सप्लेन करने लगा जैसे कोई रिपोर्ट दे रहा हो। स्टेशन के एंट्रेंस पर एक लड़का बोला था काफी टाइम से कुछ खाया नहीं। मैंने कहा सॉरी, मैं भी काफी टाइम से भूखा हूँ। उसने आधा बर्गर मेरे साथ शेयर किया। मैं सोच रहा था कि कैसे थैंक यू बोलूं, तब उसने ही आइडिया दे दिया। जब मैं टॉयलेट से वापस आया तो वो मेरा बैकपैक के साथ गायब, आईडी, इक्विपमेंट, सब कुछ। जी टिंग्यू जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ, क्लासिक, ये प्रोफेशनल थीव्स होते हैं। तुम जैसे बाहर से आए फैट शिप जैसे लोगों को ही टारगेट करते हैं। सनसेट के नीचे उसका साइड प्रोफाइल बटरी स्मूथ लग रहा था। स्क्रीन पर एक क्रीमी सा ग्लो, इतना सॉफ्ट, इतना टेम्पटिंग, जिसे बस झुककर केयरफुली लिक करने का मन करे। हे जाओ का एडम्स एप्पल चुपचाप स्लाइड हुआ। जी टिंग्यू ने हंसना बंद किया और प्रैक्टिकल मोड में आ गया। बोला, चीजें वापस मलना तो मुश्किल है, पर मैं किसी को बोल दूंगा। ब्लैक मार्केट में अगर तुम्हारा आईडी दिखे तो नोटिस करे। उसने पॉकेट से बैंक नोट्स का एक गुच्छा निकाला और हे जाओ की तरफ बढ़ा दिया। बस एक शब्द, और हे जाओ की आवाज फिर भी थोड़ी सी इमोशनल लग रही थी। जी टिंग्यू ने हेल्पलेस सा एक्सप्रेशन बनाया, अपने ईयर्स पिंच किए और पैसे आगे बढ़ाते हुए कहा, लो, काफी टाइम से कुछ खाया नहीं ना? हाँ। हे जाओ ने ग्राउंड पे पड़ा कंप्रेस बिस्किट्स की बैग को चुपचाप किक करके आगे फेंक दिया। बोला, थैंक यू डायरेक्टर जी, मैं अभी बहुत गरीब हूँ। सच ये था कि अभी अभी उसने गाइड को $2 लाख का चेक लिख कर दिया था, तो गरीब ही हो गया ना। जी टिंग्यू सडनली डोरेमोन मोड में आ गया। पॉकेट में हाथ डाला, कुछ निकाला और सीधा हे जाओ के हाथ में डाल दिया। हे जाओ ने नीचे देखा, हाथ में कैंडीज थे, छोटी छोटी स्क्वायर कैंडीज, कलरफुल ट्रांसपेरेंट रैपर में, थोड़ी सी व्रिंकल्ड, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में बच्चे अपनी जेब में ट्रेजर की तरह छुपा कर रखते हैं और खाने का मन नहीं करता। मेरे लिए रिवॉर्ड? हे जाओ मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे को टीज कर रहा हो। जी टिंग्यू ने तुरंत आईज रोल की और सोचा, ये बंदा कौन से प्लैनेट से आया है? फिर बोला, ये रिवॉर्ड नहीं है, ये तुम्हारी जान बचाने के लिए है। उसकी टोन सीरियस हो गई। बोला, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लूट लेना कोई तो उनसे कहना कैंडी छोड़ जाए। नेविले की रात बहुत बुरी होती है, हीट नहीं होगी तो मर जाओगे, कैलोरी जरूरी होती हैं। इतनी कैजुअली कही हुई बात, पर उसके पीछे एक बहुत सॉफ्ट काइंडनेस थी। सिर्फ मजाक में ही सही, पर लूट जाने की बात सुनकर उसने अपना सारा पैसा और कैंडी का स्टॉक हे जाओ को दे दिया था। हे जाओ एक सेकंड के लिए बस खड़ा का खड़ा रह गया। कैंडीज एक्सेप्ट करना भी भूल गया। टीएस के नहीं चाहिए तो मत लो, ये कैंडी बाहर मिलती भी नहीं है और उसके पास बस यही कुछ पीसेस बचे थे। मैंने मना थोड़ी किया। हे जाओ ने तुरंत एक कैंडी पील की
और मुंह में डाल दी। फिर कामली बाकी कैंडीज को उसने जी टिंग्यू के शर्ट पॉकेट में रख दिया और बोला, बाकी तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। मूवमेंट इतनी स्मूथ, इतनी नेचुरल, जैसे ये काम वो रोज करता हो। जी टिंग्यू को अचानक एक अजीब सा इल्यूजन हुआ, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो, जैसे वो और ये आदमी सालों से एक दूसरे को जानते हो, बस काफी टाइम से मिले नहीं थे। उसने पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हे जाओ के फिंगर टिप्स एक पल के लिए रुक गए। उसका हाथ जो जी टिंग्यू की पॉकेट को क्लोज कर रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुराने क्रैक को स्मूथ किया जाता है। उसकी आवाज सिंपल थी, बोला, नहीं तो, और वैसे भी तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत ओरिजिनल भी नहीं है। रियली? हाहा। जी टिंग्यू ने एक फेक स्माइल देते हुए कहा, बिल्कुल इमोशनलेस। पर पता नहीं क्यों जब भी वो इस आदमी को देखता था, ऐसा लगता था जैसे उसकी बीवी 2 दिन पहले ही मरी हो और कोई उसका दर्द छेद रहा हो। सोच सोच कर ही उसका मूड और ज्यादा खराब हो रहा था। उसने सिगरेट बुझाने का सोचा, पर आसपास कोई जगह नहीं मिली। वो सिगरेट को इधर उधर शेक कर रहा था जब अचानक 2 थोड़े से ठंडे फिंगर्स उसके हाथ के बैक पर आ गए। फिर वो फिंगर्स धीरे धीरे नीचे स्लाइड हुई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई लॉन्ग नेक वेज को वाइप करता हो। और नेक्स्ट सेकेंड वो हाफ स्मोक सिगरेट हे जाओ के हाथ में ट्रांसफर हो चुकी थी। हे जाओ ने सिगरेट इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच पकड़ी और बिना एक सेकंड हेसिटेट किए थंब और रिंग फिंगर से बर्निंग बट को सीधा बुझा दिया। उस सिगरेट को जो किसी और ने पी थी, उसने बिल्कुल बिना सोचे हाथ में पकड़ा, जैसे ये भी बिल्कुल नॉर्मल ही हो। मैं बाद में इसे फेंक दूंगा, हे जाओ ने सिगरेट को कैजुअली पकड़ते हुए कहा। जी टिंग्यू की आईब्रोज ट्विच कर गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हाफ स्मोक सिगरेट आखिर में डस्टबिन तक पहुंचेगी भी। हे जाओ बोला, क्या हुआ? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी सिगरेट के साथ कुछ अजीब कर दूंगा? जी टिंग्यू सोच रहा था, क्या ये आदमी दिमाग भी पढ़ लेता है? जी टिंग्यू ने इनडिफरेंटली श्रग किया और बोला, और क्या ही अजीब कर सकते हो? मेरे सलाइवा वाली सिगरेट से डीएनए टेस्ट करोगे? पर जब उसने फिर से ऊपर देखा, फ्रीज। हिजाओ की आंखें उस पर पड़ चुकी थी, बिल्कुल वैसे जैसे फ्रॉक पर ब्राइट हेडलाइट पड़ जाती है और वो मूव भी नहीं कर पाता। और ये बिल्कुल भी नॉर्मल फ्लर्टिंग वाली नजर नहीं थी। फ्लर्टिंग एक तरीका होता है, पर हर फ्लर्ट के पीछे एक इंटेंशन होता है और इंटेंशन ही डिसाइड करता है कि सामने देखते वक्त आंखें कैसी होंगी। जी टिंग्यू वार जोन में बड़ा हुआ था। उसने इतने लोग देखे थे जितनी पॉपुलेशन किसी छोटे आइलैंड की कंट्री की होती है। आंखों से लोगों का दिल पढ़ना ये उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल थी। जो लोग सिर्फ उसके साथ सोना चाहते थे, उनकी आंखों में ग्रीड और लस्ट होता था और वो एक नजर में ही उनकी छुपाई हुई किडनी डेफिशिएंसी देख लेता था। जो उसे कॉन्कर करके शो ऑफ करना चाहते थे, वो जेंटलमैन बनकर आते थे, पर आंखों में रॉ एरोगेंस और कंटेम्प्ट होता था। उन्हें देखकर ही समझ आ जाता था। और जो लोग प्लेबॉय बनकर इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे, वो आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं करते थे। उनकी नजर हमेशा जी टिंग्यू के हाथ पर होती। डर लगता था कहीं वो अचानक जम करके उनका सर ही न मोड़ दे। हे जाओ इन तीनों में से किसी में भी फिट नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, जैसे बर्फ के जंगल में भूखा भटकता हुआ एक वुल्फ। सिर्फ एक पल में जी टिंग्यू को अपनी गर्दन के पीछे जलने सी फीलिंग हुई। उसने वार्निंग के साथ आधा स्टेप पीछे लिया, चाहता था सामने वाले को प्रेशर से ही रोक दे, पर हे जाओ और पास आ गया। हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने ही वाला था। बोला, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? आवाज शांत थी, बिल्कुल फ्लैट, पर दिल को डुबा देने वाली। और उसी सेकेंड हे जाओ की आंखें बदल गईं। जो समुंदर एक पल पहले शांत था, अब अचानक वॉयलेंट वॉर्टेक्स बन गया। उस वॉर्टेक्स के सेंटर में एक शार्प, ऑलमोस्ट मैड फोर्स थी, जिसे 2 बड़े बड़े हाथ उसकी आंखों के सॉकेट से निकलकर सीधा जी टिंग्यू को पकड़ने आ रहे हों। और जी टिंग्यू को ये बिल्कुल क्लियर था, अगर वो पकड़ लिया गया तो कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये नजर सीधी प्रिमिटिव, रूथलेस थी, शिकार को देखने वाली नजर, जीतने के पक्के इरादे के साथ। क्या
ये मुझे पहले से ही ऐसे देख रहा था। जब मैं सर झुकाकर बात कर रहा था तब भी। जी टिंग्यू का गुस्सा एकदम भड़क उठा। उसका हाथ सीधा कमर के पीछे गया, अपने गन के हैंडल पर। नैरो वेस्ट के दोनों तरफ के मसल्स टाइट हो गए, बिल्कुल एक एंग्री चीता जैसे। तभी सॉरी, हे जाओ की आवाज आई, जैसे उसे अब रियलाइज हुआ हो कि वो हद पार कर गया। बोला, मुझे लगा तुम गिर जाओगे, इसलिए बस तुम्हें संभालने जा रहा था। हे जाओ ने एक कदम पीछे लिया, हाथ वापस खींच लिया, और जो भारी पत्थर इतनी देर से उसके सीने पर रखा था आखिरकार जमीन पर गिर गया। अभी अभी जिस तरह उसने जी टिंग्यू को अचानक पकड़ने की कोशिश की थी, उस वक्त जी टिंग्यू गुस्सा हुआ था, डरा नहीं था। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वो टच से नहीं डरता। अभी तक उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो उसे इंसान से ही डरा दे। वेरी नाइस। हे जाओ ने शुक्र के साथ आंखें बंद कर ली, पर जब फिर से खोली उसका एक्सप्रेशन बदल चुका था। जो एग्रेशन, जो प्रीडेटरी डिजायर एक पल पहले उसकी आंखों में था, वो बिल्कुल गायब। अब वो फिर से पोलाइट, जेंटलमैनली और हार्मलेस लग रहा था, जैसे डी टिंग्यू ने जो फॉरबिड चीज देखी थी वो बस एक इल्यूजन हो। उसने सोचा, इस आदमी के कितने चेहरे हैं, मुझे होल्ड करना था। जी टिंग्यू की आवाज ठंडी थी, या पैंट्स उतारने का प्लान था। वो वाकई इरिटेट हो चुका था और बिना वार्निंग पंच सीधा हे जाओ के फेस की तरफ। हे जाओ बिल्कुल हिला नहीं, नजर भी नहीं हटी। बस जब नाक टूटने ही वाली थी, फिस्ट लास्ट सेकंड पर उसके चेहरे के पास से घूम कर निकली, सिर्फ कुछ बालों को उड़ा गई। जी टिंग्यू ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, बस मुड़कर चला गया। हे जाओ ने उसे जाते हुए खामोशी से देखा। जब वो पूरी तरह नजरों से ओझल हो गया, तब हे जाओ ने हाथ में पकड़ी हाफ स्मोक सिगरेट निकाली। उसकी फिंगर्स थोड़ी देर तक सिगरेट को रब करती रहीं। फिर उसने उसे होठों के बीच रखा, सर झुकाया और जला लिया। सीन शिफ्ट होता है ट्रैवन के अंदर। जी टिंग्यू जब ट्रैवन में घुसा, मैन फैंग पहले ही सैल्मन को स्लाइस कर रहा था। बोला, बॉस जल्दी आओ, नहीं तो मेरा सलाइवा इस पूरी जगह को डुबा देगी। मैंग फैन एक एंगोरा जायंट रैबिट और लॉ पियर्ड रैबिट का मिक्स था। बड़ा सा बॉडी, बहुत ज्यादा फर और दो बड़े फ्लपी लॉ पियर्स जो बात करते वक्त खुशी से हिलते रहते और खुद ही उसके गाल पर लग जाते। जी टिंग्यू ने हंसी रोकने की कोशिश की और गुजरते हुए पीछे से उसका ईयर खींच लिया। बचाओ, कोई भूत मेरे कान पकड़ रहा है। मैन फैंग बिल्कुल नीडल जैसा टिमिड था। उसने कान कवर किए और इधर उधर देखा। टीम मेंबर्स हंस पड़े और उसके कान दबाने लगे। बस संभाल के, नहीं तो सच में गंजा कर देगा तुम्हें। जी टिंग्यू ने उन्हें रोक दिया। बड़ा रैबिट, जो ये नहीं जानता था कि कल्प्रिट कौन है, आंखों में पानी भर के बोला, बॉस आप ही मेरे लिए अच्छे हो। गिल्ट में जी टिंग्यू ने अपनी आधी फिश उसे ही दे दी। पास ही कोई झुककर कुछ उठा रहा था। जी टिंग्यू मूव करने ही वाला था कि तभी एक हाथ उसके वर्क पैंट्स के थ्रू उसके बट पर आ गया, साथ में एक गंदी टीजिंग सी आवाज भी। ऐसी शेप के साथ बॉडी काफी टेम्पटिंग होती होगी ना। किट्टी, इतने गर्म क्यों हो? हीट में हो क्या? क्या भाई थोड़ा कंफर्ट दे दे? जी टिंग्यू ने बिना एक्सप्रेशन मुड़कर देखा। पीले बालों वाला अल्फा मेन डॉग, हाई लेवल। पब के सारे लोग मिस्टीवियस नजर से देखने लगे, जैसे वेट कर रहे हो कि छोटा ओ कब रोएगा और कब भीख मांगेगा। जी टिंग्यू ने सिर्फ नीचे अपने हाथ देखे और पूछा, खाना खत्म हो गया क्या? हाँ। येलो हेयर फ्रीज हो गया और बस उसी एक सेकंड में एक डार्क शैडो फ्लैश हुआ। क्रैक, शार्प, अनबियरेबल पेन। मेरा हाथ! उसकी चीख पूरे ट्रैवन में गूंज उठी। टूट गया। जी टिंग्यू ने उसकी व्रिस्ट को एक ट्विस्टेड एंगल में मोड़ रखा था। बोन्स की क्रीकिंग साउंड के बीच उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। वो बोला, इतनी पर्की बर्ड को छूने के लिए एक हाथ खोना महंगा नहीं लगा होगा, है ना? पब में एक सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस, फिर विसल्स और चीयर्स। येलो हेयर शर्म से लाल और दर्द से टूटा हुआ अपना आर्म पकड़कर बाहर भाग गया। कोई पीछे से धीरे से बोला, ये कौन है?
मैंने जिंदगी में ऐसा क्रूएल ओमेगा नहीं देखा। किसी को पूरी बात पता थी। उसने धीरे आवाज में बताया, प्रेस डिपार्टमेंट जानते हो ना, राइट? ये वहीं का लीडर है। ये जी। दूसरे आदमी के शब्द गले में ही अटक गए। उसका मुंह इतना खुल गया जिसे पूरा अंडा ही निगल लेगा। उसने तुरंत शोल्डर्स हंच करके पीछे देखा और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुड़ के निकल गया। और जिसका नाम लेने से सब इतना डरते थे, वो लीडर अपनी कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल शांत, मछली को छोटे छोटे बाइट्स में बहुत ध्यान से खा रहा था। जी टिंग्यू की जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो 25 साल की उम्र में अलाइड कंट्रीज के प्रेस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन गया था। 7 साल ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, कई बार ऐसे वॉर जोन्स में गया जहां से जिंदा वापस आना लक से ज्यादा स्किल का काम होता है। पर वो हर बार बिल्कुल सेफ निकल आया। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बॉडी अटेंशन ग्रैबिंग थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बिल्कुल भी इजी टारगेट नहीं था। 3S लेवल का नेपोलियन शॉर्ट हेयर ओमेगा, एग्रेसिव स्पिरिट फेरामोन्स, इंटरनेशनल मिक्स जेंडर फाइटिंग टूर्नामेंट्स में 3 गोल्ड बेल्ट्स जीतने वाला था वो। क्लोज कॉम्बैट और लॉन्ग रेंज शूटिंग दोनों में एक्सपर्ट। एक बार एक मैच से पहले के पोलाइट ग्रीटिंग्स के दौरान किसी ने उसकी तरफ एक ऑब्सीन गेस्चर किया। रिजल्ट, उसने उस वाइल्ड वुल्फ अल्फा को इतनी बुरी तरह तोड़ा कि वो सर पकड़ के भाग गया, अपना क्राउच कवर करते हुए। दोबारा जिंदगी में वैसा गेस्चर करने लायक भी नहीं रहा। सिंपल शब्दों में, चाहे जी टिंग्यू अनहैप्पी हो या फिर बहुत ज्यादा हैप्पी, अगर उसे कोई पसंद नहीं तो वो उस मेल अल्फा को इतना पीट सकता है कि वो घुटनों पर आकर माफी मांगे और उसे डैडी बोले। अभी वाला इंसिडेंट इतनी जल्दी खत्म हुआ कि लोगों को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। टीम फिर से शांति से खाना खाने लगी। ट्रैवन के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था हे जाओ, अंदर का सीन ग्रीडीली देख रहा था। तो ये था जी टिंग्यू का पहला वाला रूप, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, लीडर जैसी कमांडिंग प्रेजेंस, और साथ ही टीनेज वाली लाइवलीनेस और चार्म भी। थोड़ा रूड पर दिल से पोलाइट, यहाँ तक कि पैसे काटने से पहले भी पूछ लेता है कि क्या पेट भर गया है। बिल्कुल बिल्ली जैसा नहीं, ये तो एकदम चार्मिंग छोटा शेर है। पर फिर बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा जो वो इतना डल, इतना टिमिड हो गया था, टच से भी डरने लगा था। हेजाओ ने अपना हाथ फोरहेड पर रखा। नाइट ब्रीज खिड़की से गुजरी, उसके बाल उड़ा गई। तभी उसकी नजर एक फ्यूरिटिव फिगर पर पड़ी। वो गली में स्लिप हुआ, हर 2 कदम पर पीछे देखता। फिर उसने एक फोन कॉल किया और फिर ट्रैवन से कई बर्ली अल्फाज बाहर निकल आए। हेजाओ ने भौहें सिकोड़ी, डायरेक्शन देखा, फिर गाड़ी से उतरकर उनके पीछे चल दिया। उसके जाते ही एक फेरोशियस रेड मस्टैंग जोरदार आवाज के साथ आई और ट्रैवन के सामने अचानक जोरदार ब्रेक मार के रुक गई। कार का दरवाजा पकड़कर एक आदमी जंप करके बाहर निकला। टॉल, यंग, नेवी ब्लू राइडिंग सूट में, थोड़ा अजीब, थोड़ा वाइल्ड, लंबे स्टिफ बाल कैजुअली उसके शोल्डर्स पर गिर रहे थे। कुछ स्ट्रैंड्स में कलरफुल रोप्स ब्रेडेड थी। उसके मुड़ते ही दिखा उसकी लोअर बैक पर एक गन लटक रही थी, उसकी आधी कमर कवर करती हुई। उसकी आंखें चमकती हुई, बिल्कुल डेंजरस। उसके आर्म्स का स्विंग ऐसा था जैसे कोई बर्ड ऑफ प्रे उड़ान के पहले अपने विंग्स उठा रहा हो। वो ट्रैवन के अंदर गया और सीधा जी टिंग्यू के पास जाकर बैठ गया, बिल्कुल एक झोंके की तरह जो दूर के घास के मैदान से सीधा बर्फीली शहर में अचानक घुस आया हो। क्या काम खत्म हो गया? जी टिंग्यू ने उसे पानी देते हुए पूछा। एमएम। वो ज्यादा बोलने वाला नहीं लगता था। दोनों हाथों से ग्लास पकड़कर इतने सीरियसनेस से पानी पिया जैसे कोई छोटा बच्चा हो। तभी एक टीम मेंबर चिल्ला पड़ा, हे मोकिंग, तुम्हें पता है अभी अभी तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ? एक टीम मेंबर ने पूरा सीन बड़े ड्रामेटिक तरीके से सुनाया कि कैसे जी टिंग्यू को अभी किसी ने टच किया था। मोकिंग ने बहुत संभाल कर ग्लास नीचे रखा और सीधा अपनी कमर पर बंधी गन की तरफ हाथ बढ़ाया। बोला, जिसने भी ये किया मैं उसे मार डालूंगा। टीम मेंबर्स हंस पड़े। बोले, जियाओ किंग तो बॉस को जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। जी टिंग्यू ने थकान भरे अंदाज में अपना हाथ फोरहेड पर रखा और बोला, बस
फिर शुरू हो गए तुम। मैंने उसे ऑलरेडी सबक सिखा दिया है ना। रोज रोज बस ये मारने काटने की बातें मत किया करो। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं फिर नहीं बोलूंगा। मोकिंग ने लिप्स टाइट कर लिए, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो डर रहा हो कि कहीं भाई बुरा न मान जाए। जी टिंग्यू ने कामली बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे फ्यूचर ओमेगा भी ये सब पसंद नहीं करेगा। सामने बैठा मैंग फैंग बड़ा रैबिट ये सुनते ही चुपचाप अपना सीना सीधा करके बैठ गया। मोकिंग ने जी टिंग्यू की आंखों में देखकर कहा, मुझे ओमेगा नहीं चाहिए। अपोजिट बैठे मैंग फैंग ने ये सुनकर जी टिंग्यू की प्लेट से एक बड़ा पीस गाजर उठा ली और एक बड़ा सा बाइट ले लिया। ओए, क्या कर रहा है तू छोटे बदमाश? मेरा मूड खराब है, मैं तुम्हारी सारी की सारी गाजर खा जाऊंगा। खा ले, डॉग्स वैसे भी फ्राइड कैरेट्स और सैलरी नहीं खाते। जी टिंग्यू को कोई एतराज नहीं था। डेजर्ट यूट एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट जो अब तक शांत बैठा था, उसने पूरा ग्लास पानी एक बार में ही पी लिया। उसकी आंखों पर धीरे धीरे ग्रे फिल्म चढ़ने लगी। जब वो फिल्म उतरी, उसकी आंखें एम्बर ईगल आईज बन चुकी थी, शार्प, फोकस्ड और डेंजर सेंसिंग। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी और उसने तुरंत ट्रैवन के हर एंगल को स्कैन किया। बोला, भाई यहाँ कुछ गलत है। मुझे दिख रहा है, जी टिंग्यू ने धीरे से कहा, इसलिए मैं तुम्हारे बिना कोई मूव नहीं लेना चाहता था। जी टिंग्यू को अपनी नेक के पीछे गर्माहट महसूस हुई। राइट आईलिड तेज ट्विच करने लगा, जैसे कोई वार्निंग हो। उसने तुरंत खड़े होकर मैंग फैंग को उठा लिया। बोला, बस खाना बंद, अभी निकल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है बैक वाली गली में। इस वक्त ट्रैवन के पीछे वाली गली में हे जाओ उस सस्पिशियस फिगर का पीछा करता हुआ ट्रक्स के ग्रुप तक पहुंच गया था। 7-8 आदमी, सबके सब लंबे चौड़े मस्कुलर सर्कल बना के खड़े थे। कंफर्म है ना, सच में वो हीट में है ना? बिल्कुल, उसका बॉडी बहुत गर्म था। बोलने वाला सीना थपथपाते हुए आगे आया। ये वही पीले बालों वाला अल्फा था जिसे थोड़ी देर पहले ही सबके सामने जलील होना पड़ा था। ठीक है, आज रात प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। सप्लाईज और इक्विपमेंट ले लेंगे। अल्फा को खत्म करो, ओमेगास को ले जाओ। और जी टिंग्यू का क्या, उसे भी हटा दे। बकवास बंद करो, बोलने वाले ने छाती फुलाकर कहा। वही तो चाहिए मुझे, बाकी कोई मैटर नहीं करता। जी टिंग्यू सिर्फ मेरा होगा। उसकी हंसी बिल्कुल घिनौनी टाइप्स थी। उसने चिन रब की, लिप्स स्मैक किए और बोला, रिस्क बहुत ज्यादा है बॉस। जी टिंग्यू को हैंडल करना आसान नहीं। आसान नहीं? वो हंसा। वाइल्ड कैट के क्लॉज काट दो, फिर से पैम्पर करो। एक बार मार्क कर दिया ना तो बॉडी कमजोर हो जाएगी। फिर देखते हैं क्या कर लेगा वो मेरे साथ। कई लोगों ने शोल्डर्स उचकाकर ऑब्सीन हंसी हंसी और उनके पीछे दूसरे ट्रक के बेड के साइड पर हे जाओ की बॉडी के अंदर से वॉयलेंट ऑरा उबल रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे स्कारलेट वुल्फ प्यूपल्स में बदल रही थी, बिल्कुल नेकेड मर्डरस इंटेंट के साथ, जैसे वो उन सबको चीड़ फाड़ देना चाहता हो। सिर्फ उनकी बातों की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हे जाओ को याद आ गया था कि पिछले जन्म में नेविले वार जोन में जी टिंग्यू के साथ एक मेजर रॉबरी हुई थी। अपनी टीम को बचाने के लिए उसने अपने कान और पैर पर चोट खा ली थी और उसके बाद और वो इंजरीज कभी ठीक ही नहीं हुई। उसका बॉडी 30 से पहले ही खत्म हो गया। यहीं से उसकी ट्रैजिक लाइफ शुरू हुई थी। टाइम कैलकुलेट किया तो समय था आज रात का। घटिया बेशरम लोग अक्सर स्ट्रॉन्ग लोगों को फोर्स करके समय से बनाना पसंद करते हैं। ऐसे करने से उन्हें जो सुपीरियरिटी मिलती है वही उनका नशा होता है। हे जाओ ने अपने सीने के अंदर भड़कती हुई रेज को दबाया। उसकी स्टील जैसी वुल्फ आइज सीधा उस आदमी पर टिक गई जो जी टिंग्यू को इंसल्ट करने की बात कर रहा था। चेहरे पर एक घिनौना ब्राउन स्कार और आर्म्स के मसल इतने उभरे हुए जैसे शोल्डर्स छोटी पहाड़ी हो। शायद यही उनका लीडर था। हे जाओ जानता था पहले लीडर को गिराना पड़ेगा। उसने ट्रक के पीछे से एक क्रोबार उठाया, धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो उस आदमी से बस 3 मीटर दूर था, उसका लीन बॉडी अचानक टेंस हो गया, बिल्कुल एक लॉन्ग बो की तरह जो हवा चीर कर मारने वाला हो। तभी उसने सुना वो आदमी कह रहा था, आगे एम्बुश में बैठे लोगों को बोल दो
कि रेडी रहें, हम फ्रंट और बैक दोनों से उन्हें घेरेंगे। हे जाओ तुरंत पीछे रिबाउंड हो गया, बिल्कुल बो के छोड़ने जैसा। जल्दी में गाड़ी से जा टकराया और ऑलमोस्ट एक ब्रेवरेज बॉटल पर पैर ही रख देता। दिमाग में उनकी बात घूमी, एम्बुश? क्या वो एम्बुश भी करने वाले हैं? ये बात खराब थी। इसका मतलब उन्होंने आगे भी लोग रखे हैं, और कितने ये भी पता नहीं। अगर एक भी बंदा बचकर निकल गया और उसने आगे वार्निंग दे दी तो जी टिंग्यू सीधा डेंजर में आ जाएगा। हे जाओ ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपना फोरहेड ठंडी कार बॉडी से लगा दिया। दिमाग फुल स्पीड में चल रहा था। एड्रेलिन इतना तेज था कि पूरा बदन गर्म लग रहा था। उसने कॉलर जोर से फाड़ दिया। एडम्स एप्पल और पसीने की से भीगी गर्दन बाहर आ गई। गैंगस्टर्स अभी भी प्लान बना रहे थे। फिर से वही येलो हेयर्ड अल्फा जैक और उनका लीडर बात कर रहे थे कि बॉस, जी टिंग्यू के लोग काफी आगे निकल गए हैं। बॉस बोला, जाने दो, सर्विस स्टेशन पर मूव लेना रिस्की है। बीच रास्ते में जब फंस जाएंगे तब अटैक करेंगे। पीले बालों वाला अल्फा फिर बोला, क्या सच में पकड़ना चाहते हो उसे? वो अलाइड पावर्स का लीडर है। मिसिंग हुआ तो ऊपर वाले जरूर उसे ढूंढेंगे। लीडर हंसते हुए बोला, तुम कुछ नहीं जानते। ऊपर वालों से उसका काफी टाइम से पंगा है। न्यू ईयर से पहले मीटिंग में विलियम को उसने सीधा रिजेक्ट किया था। विलियम खुद चाहता है कि वो जिंदा न रहे। विलियम, ये नाम सुनते ही हे जाओ के प्यूपिल श्रिंक हो गए। पिछली जिंदगी में जी टिंग्यू की मौत के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन विलियम ने ही रोकी थी, और जी टिंग्यू के मरने के बाद वही आदमी प्रमोशन पर प्रमोशन लेता गया था। कॉन्फ्रेंस के बीच उस पीले बालों वाले जैक का हाथ रिकनेक्ट हो चुका था। लीडर ने फाइनली अनाउंस किया कि आधे घंटे में मूव करेंगे। जैक, वेपन ले आओ। जैक, वही पीले बालों वाला जिसका हाथ जी टिंग्यू ने तोड़ा था, उसने नोट किया, एक बोतल उठाई, एक बड़ा घूंट लिया और गालियां बकता हुआ गली के अंदर चल दिया। एक्चुअली ये सब बैटलफील्ड हंटर्स थे, वॉर जोन में सालों से घूमते रहने वाले, क्रूएल, रूथलेस, बिना आके झपकाए लोगों को मार देने वाले। लूट, सप्लाईज, ओमेगाज, सब उनका बिजनेस था। पैसे और खाना कम हो सकता था, पर गन्स और एमो कभी नहीं। इसी वजह से सब वार जोन्स में लोग इनसे डरते थे। वेपन्स के लिए उनका एक स्पेशल ट्रक होता है। जैक गार्डरेल के पास से ट्रक के साइड जा रहा था, अभी भी अपनी व्रिस्ट को पकड़े हुए। अभी भी शायद उसके व्रिस्ट में दर्द हो रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। जैक! टोन हल्का था, पर ऐसा लगा जैसे गले को किसी ने पकड़ लिया हो। जैक ने रिफ्लेक्स में मुड़कर देखा, पर उसने सिर्फ एक हाथ देखा, एक बड़ा हाथ लाल कपड़े में लिपटा हुआ। अगले सेकंड हे जाओ ने आयरन पाइप गार्डरेल पर हाथ रखकर जोर से पुश मारा। लैंडिंग के साथ ही उसकी लंबी टांग सीधा जैक की गर्दन पे लगी। क्रैक! एक शार्प साउंड। जैक का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसे लगा शायद वो मर ही गया। जैक का स्टिफ जिस्म पत्थर की तरह पीछे गिरा और जमीन से टकराकर उसका अपर बॉडी थोड़ा सा उछल गया। उसके गले से सारी हवा एक ही साथ निकल गई। वो चिल्लाने ही वाला था, मदद के लिए चीखने ही वाला था कि तभी वो हाथ फिर से आ गया, सीधा उसके मुंह और नाक पर। इसी हाथ से उसे टच किया था ना। हे जाओ हाफ नीलिंग पोस्चर में था। उसका घुटना सीधा जैक के गले को क्रश कर रहा था। एक हाथ उसकी व्रिस्ट बोन पकड़ी हुई और बिना हेसिटेशन 90 डिग्रीज घुमाकर दोबारा तोड़ दी। क्रैक! टूटा हुआ हाथ दोबारा टूट गया। हे जाओ उसके पास झुककर सीधा आंखों में देखते हुए बोला, एम्बुश में कितने लोग हैं? जैक आवाज बिल्कुल नहीं निकाल पाया। उस पर उसे लगा जैसे एक भूखा वुल्फ उसके ऊपर झुककर उसे देख रहा हो, और अगले सेकंड उसके दांत उसकी गर्दन में धंस ही जाएंगे। उसने मुंह पूरी ताकत से खुला, पर कोई आवाज ही नहीं निकली। बस देख सकता था जैसे हे जाओ ने अपना राइट लेग उठाया और फिर बैंग! फिर सीधा उसके टेम्पल पर लगा। सीवियर पेन के बाद अंधेरा। जैक बेहोश हो गया था। हे जाओ ने उसकी जेब से ट्रक की कीज निकाली, फिर उसे उठाकर ट्रेवन के पीछे वाले गेट तक ले गया। सीधा एक पार्क्ड गार्बेज ट्रक में फेंक दिया। धाम! ट्रक का राइट डोर जोर से बंद हुआ। अंदर बैठा स्लीपी गार्बेज ड्राइवर
इस आवाज से उठ गया। एक आवाज उसने सुनी, गार्बेज ट्रक फुल है, अब तुम जा सकते हो। ड्राइवर ने आंखें मलते हुए बाहर देखा। अंधेरी अली में रात और लाइट के बीच एक काले कपड़ों में आदमी खड़ा था। नाइट और स्ट्रीट लाइट आपस में घुल रहे थे। उसके चेहरे का ऊपर वाला हिस्सा अंधेरे में था और नीचे वाला लाइट में। एक पल के लिए चिंगारी जली। उसने होठों के बीच से सिगरेट निकाली और व्हाइट स्मोक छोड़ा। बोला, अभी भी यहीं खड़े हो? हेवी स्नो के चलते माउंटेन रोड बंद होने वाली है। आवाज शांत थी पर टोन में ऑर्डर था। ऐसी आवाज जिससे लोग ऑटोमेटिकली ओबे करते हैं। ड्राइवर ने सबकॉन्शियसली उसे मान लिया। उसने सोचा, अंदर जो भी आवाज आई थी वो बस हैवी गार्बेज के गिरने की होगी। वो मुस्कुराया और हाथ हिलाकर ओके का गेस्चर बनाया और बोला, थैंक्स बडी। ट्रक आगे बढ़ा। 2-3 मीटर जाने के बाद हेजाओ ने अपना फोन निकाला, गार्बेज ट्रक के पीछे वाली खुली विंडो की तरफ एम किया और एक फोटो ले ली। बेहोश जैक और उसके साथ गार्बेज का एक इंटीमेट सीन। अभी 5 मिनट ही हुए थे आधे घंटे में से। हेजाओ ने पहला आदमी निपटा दिया था, पर जी टिंग्यू और उसकी टीम कब की निकल चुकी थी। टायर का एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ा। बर्फ और तेज हो रही थी। आसमान से हेल गिरने लगी। गाड़ी पर गिरती बर्फ क्रैकलिंग जैसी आवाज कर रही थी, जैसे पूरी दुनिया यहीं दफन होने वाली हो। हेजाओ ने सिगरेट सुलगाई। दूर से अंधेरी वैली को देखा, जहां फ्यूचर का रिजल्ट अभी भी अननोन था। नीचे घाटी से भयंकर आवाज उठ रही थी, जैसे कोई ब्लैक होल सारी जिंदगी निगलने वाला हो। पर हेजाओ जानता था, वहीं कहीं उसकी इस जिंदगी की पहली जीत छुपी हुई थी। आज रात उसे जी टिंग्यू के पैर और कान बचाने ही होंगे। गैंग को जैक के गायब होने का एहसास होने के पहले ही हेजाओ उनके सारे गन्स और एमओ ले चुका था। ट्रक में सिर्फ कुछ मोलोटोव कॉकटेल्स छोड़े और ड्राइव करके निकल गया। ब्लैक वैगनआर हवा और बर्फ को चीरता हुआ कई 100 मीटर आगे आया, फिर अचानक स्किड हुआ और जोर से रुक गया। टायर्स ने ब्रूरी लश का बादल उछाल दिया। हेजाओ ने डोर खोला और गाड़ी से उतर गया। उसके हाथ में एक भारी स्नाइपर राइफल थी। उसने अपनी लंबी टांगे आसानी से कार के फ्रंट पर जमाई। वेस्ट पर कोट का हेम बारिश में आधा घूम गया। 15 किलो का स्नाइपर राइफल ठंडी लोहे की तरह सख्त था, पर साइलेंसर और स्कोप के साथ भी उसके हाथ में बिल्कुल वेटलेस लग रहा था। गन का टिप उसने कार के रूफ पर टिकाया, हैंडल शोल्डर से लगाया, दोनों हाथों से परफेक्ट शूटिंग पोस्चर बनाई। उंगलियों से कोलोसिस को हल्का सा रब किया, फिर सर थोड़ा झुकाया और साइड पर आंखें जमा दी। वाइट दुनिया अचानक सिमट कर एक ठंडे परफेक्ट सर्कल में बन गई। क्रॉस हेयर्स सीधा ट्रेवन के बैक अले पर था। हेजाओ का स्टर्न प्रोफाइल गन के साथ लग गया। टारगेट लॉक हुआ और कोई हेसिटेशन नहीं। बैंग! ठंडी बैरल से एक पल के लिए आग निकली। बुलेट हवा को चीर कर दूर उड़ी। पहले 2 शॉट्स थोड़े हाई गए, फिर उसका हाथ वापस फील्ड पकड़ गया। शॉट्स एक्यूरेट हो गए। 100 मीटर दूर ट्रक्स के ग्रुप में आग भड़क उठी। लाल रोशनी आसमान में शूट हुई। शेल्स एक एक करके इजेक्ट हुई और जो मोटोलॉव कॉकटेल्स हेजाओ ने पहले से ही सेट किए थे वो एक के बाद एक फटने लगे। एक भी गाड़ी नहीं बची। अब जी टिंग्यू का पीछा करने के लिए किसी के पास कार नहीं थी। स्कारफेस लीडर और उसके साथ वाले ट्रेवन के बाहर भाग कर आए, पर बस लाचारी से देख सकते थे। मोटोलॉव्स की प्लेसमेंट इतनी टॉक्सिक थी, बिल्कुल फ्यूल टैंक के पास, कि किसी को नहीं पता कि गाड़ी कब फट जाए। कोई भी आग बुझाने के लिए पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। हेजाओ ने मन ही मन उन्हें थैंक्स कहा। कार्स काफी दूर पार्क थी। सर्विस स्टेशन सूना था। पब के डाइनर्स के अलावा कोई इनोसेंट आदमी आसपास नहीं था। गुड लक। वो खड़ा हुआ, स्कोप बंद की। स्नोफ्लेक्स उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसने अपनी आइस ब्लू आंखें बंद की, हेड थोड़ा टिल्ट किया और गन को हल्का सा किस किया, बिल्कुल वैसे जिसे दूर कहीं अपने लवर को। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर थी। तेज काटने वाली ठंड हर हड्डी को जमा रही थी। स्नो इतनी ज्यादा थी कि ड्राइविंग मुश्किल हो गई। हवा बर्फ को गुच्छों में उठाकर विंडशील्ड पर मार रही थी। जल्दी ही ग्लास एक मोटी लेयर से भर गया। विंडशील्ड वाइपर्स जम चुके थे, काम नहीं कर रहे थे। हेजाओ ने ग्लास ही तोड़ दिया।
ताकि रोड साफ दिख सके। पर इस बार बर्फ सीधी अब उसके चेहरे पर उल्टा आ रही थी, कॉलर के अंदर भर रही थी, जैसे कोई चाकू से चमड़ी काट रहा हो। उसके हाथ बैंगनी पड़ चुके थे, चेहरा नीला और सख्त। कानों में दांत बजने की आवाज आ रही थी, पर 1 मिनट भी रुकने की गुंजाइश नहीं थी। स्कारफेस गैंग के पास अब कार और गन्स नहीं थी, पर अब जब उनकी गाड़ी जली, उन्होंने आगे वाले एम्बुशर्स को अलर्ट कर दिया होगा। जी टिंग्यू की टीम को बेस तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और रूट फिक्स था। अगर हे जाओ एम्बुश से पहले उन तक नहीं पहुंच पाया तो आज रात जी टिंग्यू फिर से टूट जाएगा और उसकी ट्रैजिक लाइफ फिर वहीं से शुरू होगी। डैम इट! हे जाओ ने गाड़ी पर जोर से पंच मारा। उसका जेंटलमैन मास्क पूरी तरह से टूट चुका था। दिल में एक गहरी पावरलेसनेस चुभी। आंखें बंद करते ही जी टिंग्यू की मौत, उसका टिमिड टूटा हुआ चेहरा सब दिमाग में आ गया। 2 सेकंड सोचा, फिर हे जाओ ने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। व्रैंगलर ने डायरेक्शन बदली और सीधा स्टीप स्नो कैप माउंटेन की तरफ दौड़ पड़ी। बर्फ और हवा से लगभग जम चुकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, डेस्परेट डिटर्मिनेशन और रूथलेस रिजॉल्व। पिछले जन्म में हे जाओ ने लेविले स्टेशन से प्रेस डिपार्टमेंट बेस तक का रास्ता न जाने कितनी बार तय किया था। उसे पता था ये रोड कितनी लंबी है और कितनी डेंजरस है, कितने शार्प टर्न्स हैं, कहाँ स्टीप स्लोप आता है, कहाँ शॉर्टकट लिया जा सकता है और कहाँ मजबूरी में लंबा रास्ता ही लेना पड़ता है। बस एक फर्क था, उस वक्त जी टिंग्यू वहाँ नहीं था। अब मेन रोड उसके काम का नहीं था, सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, स्नो कैप माउंटेन्स का शॉर्टकट। पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा गहरी नहीं थी, पर इतनी स्लिपरी थी कि जान ही निकल जाए। रोड इतनी पतली कि मुश्किल से 2 टायर साइड बाय साइड आ पाए। एक छोटी सी गलती और गाड़ी सीधा नीचे खाई में, कार बर्बाद और इंसान डेड। स्टीप स्लोप पर चढ़ते ही व्रैंगलर स्किड हुई। एक पल के लिए आधा टायर हवा में ही लटक गया। हे जाओ की सांस एकदम रुक गई। उसने धीरे धीरे गाड़ी को रिवर्स करके पीछे लाया, डायरेक्शन एडजस्ट की और फिर आगे बढ़ गया। उसे आज किसी चीज की परवाह नहीं थी। आज हे जाओ ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। उसे यकीन था अगर भगवान ने उसे एक मौका फिर दिया है तो वो दूसरों को बचाते हुए रास्ते में उसे यूं मरने नहीं देगा। उसकी जिंदगी का रूल कभी भी बैठकर मौत का इंतजार करना नहीं रहा। सीने पर लटका छोटा सा स्टोन हल्का सा गर्म लग रहा था। हे जाओ ने दांत भींचे और एक के बाद एक स्टीप स्लोज क्रॉस करता रहा। उसके हाथ लगभग सुन्न हो चुके थे। उसे पता ही नहीं चला कितनी स्क्रैचेस बर्फ ने उसके चेहरे और सर पर छोड़ दी थी। कोल्ड स्वेट लेयर बाय लेयर उसके बदन पर निकल रहा था। सिर्फ 15 मिनट लगे थे, पर वो पूरा वक्त एक पूरा साल लग रहा था। स्टेडी और तेज और तेज। उसका पूरा फोकस सिर्फ रोड पर था। दिल सीधा गले में अटक गया था। उसने बर्फीली झील भी क्रॉस कर ली, जिसे गाड़ी को ना पर ही लग जाएंगे। और फिर इंटरसेक्शन से पहले साउथ के अंधेरे माउंटेन पास में 2 हेडलाइट्स बर्फ और तूफान को चीरते हुए सामने आई। दोनों लाइट्स पैरेलल थी, धीरे धीरे तेज होती गईं। दोनों गाड़ियां काली धुंध को फाड़कर वैली से बाहर निकली। ग्रीन कार का फ्रंट साफ दिख गया और साथ ही नंबर प्लेट। जैसे ही हे जाओ ने उसे पहचाना, वो चेयर पर ढह गया, बिल्कुल थक कर। उसने हाथ उठाया और आंखों को ढक लिया। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। धूप निकलने की कोशिश की, पर गले में लोहे जैसा टेस्ट भर गया। हाथ नीचे किया तो देखा उसके नकल्स फटे हुए और खून से भरे हुए थे। वो हल्का सा मुस्कुराया, एक लंबी वाइट ब्रेथ छोड़ी, जख्मी जॉइंट को कुछ सेकंड देखा, फिर अचानक से अपनी जुबान से खून चाट लिया, लोहे और सलाइवा के टेस्ट निगल लिया। फिर उसने गाड़ी छोड़ दी, दूर खड़ी मिलिट्री ग्रीन ट्रक पर एक नजर डाली और बर्फीली ढलान से स्लिप करता हुआ नीचे उतरने लगा। दूर खड़े लोग ये सीन देखकर मुंह खोल के रह गए कि कौन पागल हेवी स्नो में ये शॉर्टकट लेता है? मरना है क्या इसे? ओह शिट, कोई नीचे कूद गया क्या? ये बंदा पागल है क्या? उसे जिंदा रहना है या नहीं? क्या हुआ? इसकी बीवी किसी के साथ भाग गई है क्या? कौन सी बीवी है जो इतनी कीमती है?
कि इसके लिए जान दांव पे लगा दी? गॉडेस ही होगी। सवाल अभी पूरा निकला भी नहीं था कि अगले ही सेकंड सबने देखा एक आदमी स्नोई माउंटेन से सीधा उनकी तरफ भागता आ रहा था। उसकी आवाज फटी हुई गले से निकल रही थी। उन्होंने सुना, वो बोला, जी टिंग्यू, गाड़ी तुरंत रोको, अभी के अभी। गाड़ी के अंदर 2 सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर जैसे सबको एक साथ समझ आ गया। सब बोले, ओ ओ बॉस, उसकी बीवी आप ही हो। जी टिंग्यू, जो अभी अभी अपने कैट ईयर्स खड़े करके तमाशा सुन रहा था, बोला, FUCK, रोको गाड़ी, देखते हैं क्या मामला है। प्रेस डिपार्टमेंट की 2 बड़ी गाड़ियां रुकी। जी टिंग्यू के पहले मोकिंग ही नीचे उतर आया। हेजाओ लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आया और ऑलमोस्ट कार डोर से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। मोकिंग ने उसे देखा और तुरंत अज्यूम किया कि ये कोई गैंगस्टर है। उसका पांव उठ गया, किक मारने ही वाला था कि जाओ किंग। जी टिंग्यू ने उसे रोका और बोला, इतने रेकलेस क्यों हो तुम? मोकिंग ने बाहें चढ़ाई और मुंह मोड़ लिया। जी टिंग्यू ने हेजाओ को संभाल कर उठाया, नजरें मिली, उसे देखा और थोड़ा सरप्राइज सा बोला, ये तुम हो? उसकी इंजुरीज देखते ही जी टिंग्यू के ब्रोज गहरे हो गए। बोला, ये हाल कैसे हो गया? दोबारा लूट लिए गए हो क्या? हेजाओ पूरी तरह जम चुका था। होठों और आईलैशेस पर बर्फ जम गई थी। बड़े हाथों से जी टिंग्यू ने उसके शोल्डर पकड़े। हेजाओ ने कई गहरी सांसें ली, तब जाकर बोल पाया कि डायरेक्टर जी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस रोड से आगे नहीं जा सकते। आगे बैटलफील्ड हंटर्स की गैंग एम्बुश में बैठी है। ट्रेवन का वो येलो हेड आदमी उन्हीं का था। उसे भेजा गया था चेक करने के लिए कि तुम हीट में हो या नहीं। जी टिंग्यू का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। बोला, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? उसके साथ आखिर पूरी टीम थी, उसका केयरफुल रहना बहुत जरूरी था। मैंने उनकी गाड़ियां जला दी, देखोगे तो आग अभी भी दिखेगी। जी टिंग्यू ने मोकिंग से बोला, जाओ किंग, जाकर चेक करो। ऑर्डर मिलते ही डेजर्ट ग्रीन ऑलरेडी टेलीस्कोप के साथ कार की रूफ पर चढ़ चुका था और सच में ट्रेवन की डायरेक्शन में हल्का सा फायर ग्लो अभी भी दिख रहा था। मैं उनमें से एक को मार चुका हूँ, ये उसी आदमी का खून है। हेजाओ ने अपने हाथ पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। मैनफेंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, तुम कह रहे हो तो खून उसी का हो गया क्या? तुम बोल रहे हो कि गाड़ी जला दी तो हम मान ले कि तुमने ही जलाई। अगर तुम उनके साथ मिले हुए हो और ये सब सिर्फ एक्टिंग है ताकि हमें ट्रैप में फंसा सको। हवा और ठंड के बीच टेंशन और भारी हो गई थी। हेजाओ ने मैंगफैंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जिसे उसे पता था कि ये सवाल आएगा ही। उसने शांति से अपना फोन निकाला और जैक और कचरे के साथ वाली फोटो सबके सामने रख दी। सबको लगा अब बोलेगा कुछ ऐसा कि अब तो मान गए ना, पर नहीं। उसने सीधा जी टिंग्यू की तरफ देखा और बिल्कुल सीरियस टोन में पूछा, यही है ना वो आदमी जिसने तुम्हें टच किया था? जी टिंग्यू ने ठंडी सी हंसी हंसकर कहा, तो क्या अब तुम्हें थैंक यू बोलूं? मन में सोचा, एक्ट बंद करो, तुम तो उससे ज्यादा मुझे टच करना चाहते हो। हेजाओ हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। टीम मेंबर्स पूरी तरह स्टंट थे। इस क्रिटिकल मोमेंट में ये दोनों क्या कर रहे हैं? फ्लर्टिंग? डेजर्ट ग्रीन ने सर झुका लिया और अपनी वेस्ट चेन को बेवजह से उलझाने लगा। सिर्फ मैंगफैंग को एक अजीब एब्सर्ड सी फीलिंग आ रही थी। उसे लगा जैसे ये आदमी बॉस के सामने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। जी टिंग्यू ने कामली कहा, टाइम कम है, पहले गाड़ी में बैठते हैं। इस रोड से आगे नहीं जा सकते तो लाइन 2 लेते हैं। उसकी आवाज में पैनिक का नाम नहीं था। वो सीधा हेजाओ का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच ले गया और साथ ही टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस भी दे दी। बोला, बेस को कांटेक्ट करो कि डिफेंस रेडी रखें। स्नो और हवा के बीच गाड़ी फिर से मूव करने लगी। गाड़ियां स्नो स्टॉर्म के बीच वैली की तरफ मुड़ गई। हवा इतनी तेज थी जैसे पूरी गाड़ी चीख रही हो। मेरी गाड़ी पहले उड़ा देना, हेजाओ ने कहा, पानी सीधा गले में डालते हुए, जैसे गला अभी जल उठने वाला हो। फिर आगे बोला, उसमें उनके सारे वेपन्स हैं। जी टिंग्यू ने बिना एक सेकेंड सोचे अपने लोगों को ऑर्डर दे दिया, पर उसकी नजर
पूरी तरह हे जाओ पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए भी नहीं हिला। पर उसी पल बारूद की हल्की सी स्मेल वाली एक उंगली आई और उसके आंख के कोने को लाइटली छू गई। वो बोला, डायरेक्टर जी, ऐसे घूरना बंद कीजिए। हे जाओ की आवाज बहुत धीमी थी। बोला, मुझे पता है, मैं इस वक्त काफी बिखरा हुआ हूँ। वो सच में थका हुआ लग रहा था। गाड़ी के झटकों के साथ उसका पूरा बॉडी हिल रहा था, जैसे बस एक धागे पर टिका हो। उंगली सिर्फ 1 सेकंड रुकी, फिर धीरे से नीचे गिर गई। जी टिंगयू ने कुछ नहीं कहा। उसे बहुत अच्छे से पता था, इतना खूबसूरत होकर आवाज का होर्स हो जाना कितनी लंबी और मुश्किल जर्नी का नतीजा होता है। उसने तुरंत टीम डॉक्टर को बुलाया और हे जाओ के जख्मों का ट्रीटमेंट शुरू करवाया और खुद उसके पास बैठ गया, अपने बॉडी से उसको सपोर्ट देते हुए। उसकी आवाज सॉफ्ट थी। बोला, मुंह से सांस मत लो, गला और ज्यादा दर्द करेगा। हे जाओ के होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई। वो सीट पर पीछे टिक गया, आंखें बंद कर ली और जो दिल पूरी रात उछल रहा था आखिरकार शांत हो गया। जी टिंगयू ने पूछा, तुमने कभी गन चलाई है? किटन नोज, हे लैंग ने बदले में कहा, बिल्कुल नॉन सीरियस। जी टिंगयू ने आंखें घुमाई और सोचा ये आदमी फिर शुरू हो गया। फिर बोला, तुम कह रहे थे तुमने उनकी गाड़ियां जला दी, कैसे? मोलोटोव कॉकटेल और हेवी स्नाइपर से। बस इतना ही बोला। बाकी लोग कंफ्यूज थे, पर जी टिंगयू की आंखें एकदम चमक उठी, क्योंकि उस सवाल के पीछे वो खुद सोच रहा था, अगर मैं होता तो मैं क्या करता। और हे जाओ का तरीका बिल्कुल उसके जैसा ही था। रात के वक्त स्नो स्टॉर्म में विंग के अगेंस्ट शूट करना, ये बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल ही नहीं। जी टिंगयू के दिमाग में एक नया सवाल उभरा, इस आदमी को शूटिंग का एक्सपीरियंस है? वो उसके हाथों की तरफ झुककर कैल्यूसेस देखना चाहता था, पर उससे पहले ही हे जाओ ने अपना हाथ उठा दिया, खुला हुआ, बिना किसी झिझक के, सीधा उसके सामने, और बोला, मैंने कुछ साल गन चलाई है। जी टिंगयू वहीं का वहीं जम सा गया। जी टिंगयू को एक अजीब सा इल्यूजन हुआ, जैसे सामने खड़ा आदमी उसके हर थॉट को पहले से ही पढ़ लेता हो और बिना पूछे तुरंत उसका जवाब भी दे देता हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो लोग जो सालों से साथ रहते हों, तुम हाथ बढ़ाओ उससे पहले सोए मिल्क ऑलरेडी तुम्हारे साइड रख दी जाती है। इस बार जी टिंगयू को सुकून महसूस हुआ और ये उसे अजीब भी नहीं लगा। और सबसे ज्यादा अजीब बात, एक अल्फा का इतनी देर उसके कंधे पर लीन रहना और उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील न होना। क्या हम सच में पहले मिले थे? जी टिंगयू ने धीरे से पूछा। ये सवाल तो पहले भी पूछ चुके हो, तो फिर मैं एक नया सवाल पूछता हूँ। जी टिंगयू कुर्सी पर थोड़ा सा पीछे झुक गया और धीरे धीरे अपना चेहरा उसने उसकी तरफ झुकाया। उसकी आंखों की मुस्कान कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। अब वहाँ सिर्फ इंटिमिडेशन और प्रेशर था। बोला, तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? गाड़ी के अंदर हवा एकदम भारी सी हो गई। यही सबसे सस्पिशियस बात थी हे जाओ के बारे में। जी टिंगयू की आवाज ठंडी थी। वो बोला, तुम जानते हो बैटलफील्ड हंटर्स कौन होते हैं? पकड़ लिए जाओ तो जिंदा चमड़ी उतार के कोट बना देते हैं। टीम के बाकी लोग भी चुप हो गए, सब उनकी तरफ ही देखने लगे। हे जाओ ने नजर झुका ली, खाली स्पेस के एक पॉइंट को देखते हुए। ये उसकी आदत थी, सोचते वक्त वो ऐसा ही करता था। उसे पता था इस वक्त कोई फिल्मी लाइन बोलनी चाहिए, जैसे मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पर इस लाइफ में वो लोग कभी मिले ही नहीं थे और बिना सोचे ऐसा बोलना उसे सीधा साइकोपैथ कैटेगरी में डाल देता। और अगर वो एक बार उसे अगर डरा दे तो फिर हमेशा के लिए उसके करीब आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हे जाओ ने कॉम्प्रोमाइज किया। उसने पीछे हटना चूज किया। बोला, एक वजह ये है कि मेरा एक बहुत करीबी दोस्त इन लोगों के हाथ मारा गया। मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ और साथ ही तुम्हें बचाना भी चाहता हूँ। मैंग फैन ने उलझन में अपने कान हिलाए। बोला, क्या दूसरी वजह भी है? हे जाओ 2 सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और जी टिंगयू को देखा। बस देखता रहा, कोई लफ्ज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ जलती हुई नजर, जैसे कोई लेंस छुपा कर देख रहा हो और भाग निकलने का रास्ता ही ना हो।
जी टिंग्यू को बिना गैस किए ही पता चल गया, ये फिर वही नजर है, वही डेंजरस वाली। उसका बदन बिना वजह रेस्टलेस हो गया, सर में अजीब सी खुजली, जैसे कैट ईयर्स निकल कर आने वाले हो। ओए! मैंग फैंग ने तुरंत अपने बड़े बनी ईयर्स पकड़ के जी टिंग्यू का फेस ही ढक दिया और बोला, मैंने सवाल पूछा है, तुम बॉस को क्यों घूर रहे हो? फिर फुल प्रोटेक्टिव मोड में बोला, इतनी जान लगा के मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मन में सोच रहा था, ये बंदा डेंजरस लगता है, मुझे बॉस को बचाना होगा। हे जाओ ने शांति से जी टिंग्यू की तरफ देखा और बोला, फायदा? ये सब खत्म होने के बाद मैं डायरेक्टर जी से मांग लूंगा। आहा! मैंग फैंग की आंखें चमक गई, बोला, मुझे पता था, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जानना जरूरी नहीं। ही लैंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, पर उसकी नजर ठंडी हवा को काटते हुए सीधे उस हाथ पर जा रुकी जो उसने जी टिंग्यू के कंधे पर रखा हुआ था।